दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, एक ना सवाल पूरा करना है मुझे और एंट्रीज करनी है, इसमें कम से कम भी सवाल भी मैं पूरा ज़रूर कर सकूं, तो होमवर्क एंड पे करूंगा डिस्कस। अभी भी वो रूम्स के चक्कर में टाइम लग गया मुझे एक्स्ट्रा क्लास का, पहले 10 मिनट लेट हो गए। तो मैं पहले ना आज वाला करा रहा हूँ, होमवर्क बाद में। वैसे भी किसी ने किया हो नहीं किया हो तो वो बाद में। वेज इंसेंटिव प्लान्स हो गए, वेजेस की बेसिक कैलकुलेशन कर ली, इंसेंटिव प्लान्स कर लिए, उसमें बोनस इंडिविजुअल भी था, ग्रुप वाला भी था, और उससे पहले वो ओवर टाइम वगैरह भी सब हो गया। अब मैं ना 3 रेशोज बताने लगा हूं, ये आपसे नाम लेके भी पूछी जा सकती हैं, कैलकुलेट करने को कहा जा सकता है। इसके अलावा सवालों में मिसिंग फिगर ढूंढने के लिए भी काम आ सकती हैं। वेजेस से रिलेटेड 3 रेशोज बता रहा हूं। हम लोग लेबर पढ़ रहे हैं, लेबर का चैप्टर मैंने 3 हिस्सों में बांटा था। एक आपको कहा था कि वेज कैलकुलेशंस हैं, एक कहा था कि डबल एंट्रीज हैं, बिल्कुल पहले लेक्चर में। एक हिस्सा बांटा था वेजेस कैलकुलेशन का। बेटे आगे हो जाता है। यार ज्यादा लोग लग रहे, कुछ तो पिछले जन्म वाले भी आए हैं। हैं? इस चैप्टर के शुरू में 3 हिस्से बांटे थे मैंने। एक कहा था वेजेस कैलकुलेशन का, एक कहा था जर्नल एंट्रीज का, और एक कहा था लर्निंग कर्व। अभी मैं वेजेस कैलकुलेशन में ही हूं। 3 रेशोज बता रहा हूं, ये नाम लेके पूछी जा सकती हैं। जो टेस्ट 3 था, 2 अब तो 3 हुआ था इससे पहले, तो 2 वो अब हुआ है। टेस्ट जैसे जिसने दिए हुए थे वो रियल रूम से ले लेगा वापस जाते हुए। कौन सा टेस्ट पता नहीं, कोई भी जो भी। अच्छा, ये आपसे रेशोज नाम लेके भी पूछी जा सकती हैं और वर्किंग में काम आ सकती हैं। जिन लोगों ने FAR1 पढ़ा हुआ है, पास किया नहीं किया बाकी बातें, पढ़ा हुआ है, तो उसमें रेशोज का भी एक चैप्टर है। और जो लोग अभी FAR1 पढ़ रहे हैं वो पढ़ लेंगे रेशोज। तो रेशोज कुछ फार्मूले होते हैं जो कंपैरिजन के लिए काम आती हैं चीज़ें। अभी लेबर से रिलेटेड 3 फार्मूले बता रहा हूं बस। एक रेशो कहलाती है, अच्छा क्योंकि FAR1 अभी नहीं पढ़े हुए लोग भी हैं, चलो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। रेशोज का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस देखनी है कि उसकी स्कूल में परफॉर्मेंस क्या थी, फिर उसने बोर्ड में क्या परफॉर्म किया, फिर इंटरमीडिएट में क्या परफॉर्म किया, तो अगर मार्क्स कंपेयर किए जाएं, जैसे जी स्कूल में जितने भी टेस्ट वगैरह होते थे उनमें टेस्ट में इसके 48 मार्क्स आते थे, लेकिन अब जब फाइनल एग्जाम हुआ है तो इसमें उसके 174 आए हैं, तो देखने में लगेगा शायद बहुत इंप्रूव कर लिया है, लेकिन ये होते थे 50 में से और ये है 200 में से, तो फिर है शायद परसेंटेज में बताया होगा। तो इसलिए जब हमने कुछ चीज़ों को कंपेयर करना होता है तो वो इस तरह से एब्सोल्यूट कंपैरिजन नहीं हो सकता। चलो बताया था तो दोबारा सुन लें यार, कोई बात नहीं, दोबारा सुन लें। अगर स्कूल में किसी टेस्ट में मार्क्स आए थे 48 और अब फाइनल एग्जाम में FSC में 174 आए हैं, तो 48 और 174 कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि ये आउट ऑफ 50 थे, ये आउट ऑफ 200 है। कंपेरेबल बनाने के लिए इनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया जाए। 48/50 96%, और ये
तो 48 और 174 नहीं थे कंपेरेबल, लेकिन 96%, 87% ये कंपेरेबल है। ये एक रेशो है। तो जब भी हमने कुछ फैक्टर्स को कंपेयर करना होता है तो उसमें आसानी हो जाती है अगर उनके नंबर्स को कंपेयर करने की बजाय उनको परसेंटेज में कंपेयर कन्वर्ट करके फिर कंपेयर कर ले। तो इसी तरह से लेबर के हवाले से भी कुछ रेशोज बनाई हैं। एक रेशो कहलाती है लेबर एफिशिएंसी रेशो। एफिशिएंसी, इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड टाइम। ये वही स्टैंडर्ड टाइम है जो बोनस के लिए निकाल रहे थे हम लोग, और एक्चुअल टाइम। जब बोनस में टाइम सेव्ड ले रहे थे ना, ये वही चीज है। मिसाल के तौर पे अगर एक यूनिट बन जाना चाहिए 10 घंटे में, लेकिन वो वर्कर ये यूनिट बनाने में 12 घंटे लगा रहा है। बन जाना चाहिए 10 घंटे में, लेकिन वो 12 घंटे लगा रहा है, तो लेबर एफिशिएंसी रेशो क्या बनी? 10 डिवाइडेड बाय 12, 83 इसकी इंटरप्रिटेशन ये होगी कि इस लेबर की एफिशिएंसी 83.33%। अगर दोनों बराबर होते, यानी जितनी देर में बनना चाहिए उतनी देर में बन रहा है, तो इसका मतलब है वो 100% एफिशिएंट है। 100% एफिशिएंट का मतलब है कि जितनी देर लगनी चाहिए उतनी ही लग रही है। और अगर 100 से कम परसेंटेज आ रही है तो इसका मतलब है वो जितना टाइम लगना चाहिए उससे स्लो चल रहा है। और अगर परसेंटेज 100 से ऊपर आ रही है तो इसका मतलब जितना टाइम में बनना चाहिए वो उससे कम टाइम लगा लेता है, तेज चल रहा है ज़्यादा। तो इस रेशो से लेबर की एफिशिएंसी पता चलती है। ये होती है लेबर एफिशिएंसी रेशो। एक होती है लेबर कैपेसिटी रेशो। लेबर कैपेसिटी रेशो ये है कि इस पूरे साल में कितने टोटल घंटे काम हुआ डिवाइडेड बाय साल के शुरू में बजट बनाते हुए हमने कितने टोटल घंटे सोचे थे। वो यार पढ़ रहे थे हम, उसमें वो बजटेड लेबर आवर्स होते थे कि पूरे साल में टोटल इतने लेबर आवर्स काम हो गए, ये वो है। तो कितने टोटल आवर्स हमने सोचे थे और कितने टोटल आवर्स काम हुआ, इसकी रेशो को लेबर कैपेसिटी रेशो कहते हैं। और तीसरा फार्मूला ना अभी सिर्फ लिख लें। अभी मैं एक सवाल कराता हूं जिसमें इन दोनों की प्रैक्टिस तो कराऊंगा, लेकिन तीसरे की प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा। वो आप जब वेरिएंस पढ़ लेंगे ना तब ये बात समझ आएगी आपको। अभी सिर्फ लिख रहा हूं मैं। क्या जी? वो मैं अभी एक सवाल कराता हूं ना, तो इन दोनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तीसरे की मैं अभी नहीं कर रहा। तीसरे की प्रैक्टिस होगी जब आप लोग वेरिएंस पढ़ लेंगे। लेबर एक्टिविटी रेशो, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड आवर्स। ये स्टैंडर्ड आवर्स वैसे करने को तो भी कर सकते हैं, चलो खैर कर ही लेते हैं। नहीं समझ आया तो फिर कह दूंगा कि वेरिएंस में आएगा। ये 3 फार्मूले हैं। एक सवाल लिखें, उसमें इन तीनों की प्रैक्टिस करते हैं। हैं?
कहाँ पर? हाँ 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 हाँ, तो फिर उसमें एफिशिएंसी का आंसर 100 से ऊपर आ रहा होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। यानी अगर एफिशिएंसी का आंसर 100% से ऊपर आ रहा है तो उसका मतलब वो टाइम बचाता है। हाँ ऐसे ही। इंशाल्लाह। टारगेट तो आज का था, लेकिन ये कल तक जाएगी बात। FR1 की कॉस्ट की सैटरडे को, कॉस्ट की सैटरडे को करूंगा एक्स्ट्रा। नहीं, उस पर भी चल रही बात। नोटेड। चले सवाल लिखें। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट। सवाल लिखवा रहा हूं। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट 3.5 आवर्स। 3.5 3.5 घंटे में 1 यूनिट बनना चाहिए। बजटेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर, बजटेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर 4,000 यूनिट्स। 4,000 यूनिट्स जी। बजटेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर बताइए 4,000 यूनिट्स। क्या है ये कि साल के शुरू में हमने बजट किया है, टारगेट किया है कि पूरे साल में 4,000 यूनिट्स बनाएंगे। ये OAR में ये चीजें यूज करते थे। एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द ईयर, अब साल गुजर गया और एक्चुअल प्रोडक्शन हो गई। एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द ईयर 4,800 यूनिट्स, 4,800 यूनिट्स। एक्चुअल टोटल लेबर आवर्स फॉर द ईयर, एक्चुअल टोटल लेबर आवर्स फॉर द ईयर 24,000, 24,000। मुझसे रिक्वायर्ड है ये तीनों रेशोज। ये कैलकुलेशन चल रही है ना, कैलकुलेशन वेजेस कैलकुलेशन ही हो रही है। डबल एंट्री रहती है, अभी लर्निंग कर्व रहता है। लर्निंग कर्व मैंने अभी कराना नहीं, वो मैं आपको हेडिंग डाल के ये लिखवा दूंगा कि हम डिसीजन मेकिंग के साथ पढ़ेंगे। और एंट्रीज हैं तो वो तो 3 एंट्रीज लिखवानी है बस। लेबर एफिशिएंसी रेशो, हाँ जी। लेबर एफिशिएंसी रेशो का फार्मूला क्या है? स्टैंडर्ड टाइम और ओवर एक्चुअल टाइम। स्टैंडर्ड टाइम क्या रखा था इस साल के लिए? 3.5, जबकि एक्चुअली कैसे 5 आवर्स? 24,000 घंटे लगे हैं ना टोटल, और टोटल कितने यूनिट्स बनाए हैं? 4,800, तो डिवाइड कर लें 5। 24,000 का
ये जो 5 है ये मैंने ऐसे निकला है, ये मैं मकड़ी से पूछ के बता रहा हूँ, 5 ऐसे निकला है कि टोटल 24,000 घंटे लगे इस साल में, जिनमें हमने 4800 यूनिट्स बनाए। तो इसका मतलब है 1 यूनिट 5 घंटे में बनाया। ये 5 ना समझ आया होगा, 3.5 लगना चाहिए था, 5 घंटे लगे हैं। तो लेबर एफिशिएंसी रेशो बन गई 70%। यानी आप कह रहे हैं कि ये पर आर है? जी मैं वही करने लगा बात। अभी भी आर में है। जी जी, मेरी अगली बात पूरी हो जाए फिर पूछिएगा। 3.5 स्टैंडर्ड था, 5 एक्चुअल लगा। 5 पे कोई एतराज? आप ये सारी कैलकुलेशन ऐसे बिल्कुल कर सकते हैं जब हम टाइम सेव्ड निकाल रहे थे। अगर ये सवाल बोनस वाला होता, टाइम सेव्ड कैसे निकालते? जितने एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसके लिए कितने स्टैंडर्ड आवर्स लगने चाहिए थे माइनस, तो फिर वो क्या निकालते स्टैंडर्ड आवर्स? कैसे करते? अगर टाइम सेव्ड वाला सवाल होता, टाइम सेव्ड वाला सवाल होता तो ऐसे करते ना कि असल में बनाए 4800 यूनिट्स और एक बनना चाहिए था, तो ऐसे स्टैंडर्ड आवर्स निकालते ना। तो आप ये फार्मूला ऐसे भी कर सकते हैं कि जितने यूनिट्स बने उनके लिए कितना टाइम लगना चाहिए था, डिवाइडेड बाय कितना लगा, 24,000। क्यों आंसर सेम आ गया? क्योंकि ये पर यूनिट किया हुआ है बस, और वो टोटल कर लिया, रेशो तो वही। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। मकसद है स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम का कंपैरिजन। अब चाहे वो पर यूनिट की शक्ल में हो जाए, चाहे वो टोटल की शक्ल में हो जाए, रेशो वही है। अब पूछें, आप क्या पूछ रहे थे? आप ये है लेबर एफिशिएंसी रेशो। ये 16,800 वाली बात ये वही है जो पिछले 2 दिन से बोनस कैलकुलेशन में कर रहे हैं कि जितनी प्रोडक्शन हुई उसके लिए कितने स्टैंडर्ड आवर्स लगने चाहिए थे। यही टाइम सेविंग में यही कर रहे थे हम लोग। तो वो टोटल लिए और एक्चुअल टोटल लिए, यानी आप इस रेशो में इनको टोटल रख लें, चाहे पर यूनिट करके रख लें, एक ही आंसर आएगा। और बाकी दोनों फार्मूलों में चूंकि टोटल ही करना है तो फिर इसको भी चाहे टोटल ही रख लें याद, लेकिन टोटल भी वही आंसर आएगा, पर यूनिट करके भी वही आंसर आएगा। इसके मैंने दोनों बताए। दूसरी रेशो क्या है? लेबर कैपेसिटी रेशो। क्या है ये? एक्चुअल बजटेड। करें आप लोग ये।
हाँ जी डन। एक्चुअल कितने आवर्स लगे इस साल? बजटेड आवर्स इस तरह का काम ओएआर के सवालों में किया है। एक यूनिट के लिए स्टैंडर्ड क्या रखा हुआ है हमने? 3.5। तो बजटेड टोटल आवर्स से क्या मुराद होगी कि जो हमने बजटेड यूनिट सोचे थे वो कितने टोटल घंटों में बनने थे? बिल्कुल सही है। बजटेड आवर्स यही होते हैं कि जो हमने बजटेड प्रोडक्शन सोची थी उस पर कितने घंटे लगने थे। तो बजटेड प्रोडक्शन कितनी सोची थी? 4000 इंटू 14,000 171 पॉइंट। अच्छा, ये जो एफिशिएंसी रेशियो है ना, ये रेशियो बता रही है कि वर्कर कैसा काम कर रहा है, कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है। 100% का मतलब है कि जो होना चाहिए वही कर रहा है। 100% से कम का मतलब है कि थोड़ा सुस्त है। 100% से ज्यादा का मतलब है ज्यादा तेज है, बहुत तेज है। कैपेसिटी रेशियो ये शो कर रही है कि हमने कितने टोटल आवर्स काम लेना सोचा था वर्कर से साल के शुरू में, जबकि एक्चुअली कितने आवर्स काम ले लिया। इसकी मिसाल ऐसे समझ लें कि कॉलेज ने शुरू में ये प्लान किया था कि इस सेशन में हम 12 सेक्शन बना लेंगे, यानी 1200 घंटे पढ़ा लेंगे, जबकि 15 सेक्शन बन गए, यानी 1500 घंटे पढ़ा लिया। तो कैपेसिटी कितनी थी और कितनी कैपेसिटी यूज हो गई, ये कैपेसिटी रेशियो है। कितने आवर्स सोचे थे शुरू में और टोटल कितने आवर्स काम ले लिया वर्कर से, इसको कैपेसिटी रेशियो कहते हैं। हाँ जी, कम करने एक्चुअल 12 सेक्शन सोचे थे, कम कर लें, चलो कम कर लो। हाँ जी, हाँ हाँ नहीं, ये एफिशिएंसी नहीं है ना, ये कंपनी की बात हो रही है कि कंपनी के पास कैपेसिटी उन्होंने कितनी सोची थी और कितनी कैपेसिटी इस्तेमाल कर ली। ये वर्कर का कमाल नहीं है। देखिए, इसकी मिसाल ऐसे समझ लें, मैं टीचिंग की मिसाल ले लेता हूं कि स्टैंडर्ड था कि एक कोर्स 100 आवर्स में पढ़ाना है, लेकिन क्लास की सुस्ती की वजह से वो कोर्स 100 की बजाय 120 आवर्स तक चला गया। तो ये टीचर की एफिशिएंसी है। या वही कोर्स 80 आवर्स में पढ़ा लिया, ये टीचर की एफिशिएंसी है। ये एफिशिएंसी रेशियो है। ये बात टीचर की नहीं हो रही है, ये बात हो रही है कि कॉलेज ने सोचा था कि हम 1500 घंटे इस साल या 1200 घंटे इस साल हम इस्तेमाल कर लेंगे, जबकि असल में 1500 घंटे इस्तेमाल कर लिए। ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है कि उनके पास वर्कर से काम लेने की कैपेसिटी कितनी थी और उन्होंने वो कितनी कैपेसिटी यूज कर ली। ये कैपेसिटी रेशियो है। 100 से ज्यादा आंसर का मतलब है कि जो सोचा तो उससे ज्यादा काम कर लिया। प्रोडक्शन ज्यादा होना लाजमी नहीं है, क्योंकि क्या पता सुस्ती से काम किया हो। यहां पर सिर्फ बात हो रही है कि वर्कर से कितने घंटे काम लेने का सोचा था, कितने घंटे काम लिया, सिर्फ इस चीज का कंपैरिजन है। तीसरी रेशो क्या है? लेबर एक्टिविटी। इसका आंसर है टोटल स्टैंडर्ड आवर्स। ये वही है जो पहले फार्मूले में निकाल चुके, और टोटल बजटेड वही है जो अभी दूसरे फार्मूले में निकाल चुके। 16,800 डिवाइडेड बाय 14,000 120। है जी, किधर है? बोर्ड की सैर कराने हैं सारी, करने आप हो वॉशरूम तो पहुंच जाए। थर्ड रेशियो की इंटरप्रिटेशन जो है ना, असल में वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है कि कितनी एक्टिविटी सोची थी और कितनी एक्टिविटी हुई, लेकिन है वो आवर्स के रास्ते से। यानी अगर आप ये काम करें ना, कितनी प्रोडक्शन सोची थी, कितनी प्रोडक्शन सोची थी?
प्रोडक्शन कितनी सोची थी, जबकि कितने यूनिट्स हुए? तो ये जो एक्टिविटी रेशियो है ना, असल में वो एक्टिविटी की रेशियो है कि कितना काम सोचा था कितना हुआ, लेकिन है वो आर्स के रास्ते से। वो बुजुर्गों ने फार्मूले बनाए हुए हैं, ऐसे कर ले। नहीं, असल में वो आर्स को इस्तेमाल करके रेशियोज बनाए ना। मैंने तो कहा कि उसका अंदर का मतलब क्या है, एक्टिविटी, कि कितनी एक्टिविटी सोची थी, कितनी एक्टिविटी हुई। वो आर्स के रास्ते से यही चीज ढूंढी हुई है बस। चलें, ये रेशियोज बस ये अगर 100 से ज्यादा है तो वर्कर ज्यादा एफिशिएंट है, रिक्वायर्ड से ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। हाँ, अच्छी बात है। ये नहीं, लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं। यानी इसमें अच्छा बुरा नहीं पता चल रहा, इससे सिर्फ इतना पता चल रहा है कि हमने वर्कर के कितने आर्स इस्तेमाल करने सोचे थे, कितने आर्स इस्तेमाल किए। इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं है। नहीं, असल में ना यहां पर अच्छा बुरा है, ये एक वर्कर की परफॉर्मेंस है कि उस वर्कर ने कैसा परफॉर्म किया। ये अच्छा बुरा सच नहीं है, बस वैसे ही हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो सोचा था कितना इस्तेमाल करेंगे और जो इस्तेमाल कर लिया उसमें क्या कंपैरिजन है। इसमें अच्छा बुरा नहीं है। अगर आपको रेशोज नाम लेके पूछे जाएं तो हाँ, बस यही है। अगर आपसे ऐसे ही रेशोज, अगर रेशोज पूछी भी हुई ना तो वो एक बड़े सवाल का एक छोटा हिस्सा हो सकता है। यानी बोनस वगैरह कैलकुलेट कर रहे होंगे और साथ एक पार्ट आ जाएगा कि आप ये रेशो भी कैलकुलेट कर देंगे। इस तरह से हो सकता है टेस्ट। चलिए, रेशोज वाली बात बस। अच्छा, अपना मैं काम करने लगा हूं, उसको मैं हेडिंग दे लेता हूं, लेकिन आप उसके बारे में अपने अल्फाज में एक कहानी लिखेंगे जो मैं बताता हूं। करने में ये लगा हूं कि लेबर मैं लेबर की ही प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको, लेकिन हमने ना एक सेगमेंट पढ़ना है डिसीजन मेकिंग। ये कोर्स के एंड पे पढ़ेंगे जाके। कोर्स के एंड पे मैंने आपको डिसीजन मेकिंग का एक पूरा सेगमेंट है, काफी कुछ है इसके अंदर, यानी कुछ डिसीजंस लेने होते हैं। तो चूंकि ये बाद में पढ़ना है, लेकिन लेबर के कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको कहने को लेबर के सवाल कहा जा सकता है, इसलिए इस चैप्टर में डाल दिए मैंने। लेकिन असल में उनका कॉन्टेक्स्ट डिसीजन मेकिंग है, तो उसको मैं भी करा जरूर रहा हूं। एक सवाल करा रहा हूं, एक बस होमवर्क दे दूंगा। अपने अल्फाज में आप ये बात लिख लीजिएगा कि डिसीजन मेकिंग हमने बाद में पढ़नी है। अगर इस सवालों को करते हुए आज वाला सवाल और आज वाला होमवर्क अगर कोई मुश्किल आए तो घबराना नहीं आपने, हमने डिसीजन मेकिंग में पढ़ लेनी है चीजें। अभी इस चैप्टर में ये सवाल इसलिए डाल दिए क्योंकि हम जो डिसीजन मेकिंग में जाके पढ़ेंगे ना, जो जो टेक्निक्स हैं, एज सच वो इस सवाल में नहीं थी, ज्यादा चीजें इस सवाल में लेबर वाली थी, इसलिए इस चैप्टर में डाल दिए मैंने। लेकिन ये आपको जरूर मसला आएगा, सर ये हमें कैसे पता चलेगा ऐसे करना है, तो वो डिसीजन मेकिंग में जाके पता चलेगा। यानी मेनली ये सवाल डिसीजन मेकिंग के कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन डाटा चूंकि ज्यादा लेबर का है इसलिए इस चैप्टर में करा रहा हूं। बहुत लंबी बात हो गई, छोटी करता हूं बात। ये मैं करवा जरूर रहा हूं, एक सवाल क्लास में, एक होमवर्क दूंगा बस। समझ आ गया, अच्छी बात है। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। डिसीजन मेकिंग के सवाल हैं ये। जब डिसीजन मेकिंग करेंगे तो फिर आपको ये मुश्किल नहीं लग रहे होंगे। कुछ तो लिख लेते। मैंने ये दी एक हेडिंग कि मैं आपको लेबर की ही मजीद प्रैक्टिस करा रहा हूं, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग के कॉन्टेक्स्ट में है। थोड़ी सी कहानी बस ये लिख लें कि डिसीजन मेकिंग असल में हमने कोर्स के एंड पे पढ़नी है। अभी इस सवाल का मकसद सिर्फ इतना था कि ये सवाल ज्यादा चूंकि लेबर के हिसाब से था, इसलिए अभी करवा रहा हूं। अगर ना समझ आया तो कोई मसला नहीं है, डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे तो फिर ये बेहतर समझ आ जाएगा।
चलें लेबर के नोट्स में आए और क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। सवाल पे आने का मतलब होता है पढ़ लें। लेबर वाले नोट्स में से क्वेश्चन नंबर 7 कहा है मैंने, ये पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 जिरकॉन लिमिटेड के नाम से स्प्रिंग 2011, ये पढ़ लीजिए जी। अच्छा, ये जो यहाँ इस रूम का वो चल रहा है व्हाट्सएप ग्रुप, ये बॉयज़ वाले में कौन है? वो बच्चे जो नए आए हैं वो कह रहे थे ऐड, इसको बता दीजिएगा। शक्ल तो दिखाओ ना यार। अरे वो बच्चा किससे पूछ रहा हूँ। अभी आप क्लास के बाद आए, इनसे मिल लीजिएगा। इन नोट्स में से क्वेश्चन 7 मैंने अर्ज की है, पढ़ लें। अच्छा, एक सवाल एक बच्चे ने पूछा था ऑनलाइन में से कि ये जो आप चैप्टर के नोट्स दे रहे हैं, ओवरहेड्स के नहीं दिए थे, इन्वेंट्री के दिए थे और लेबर के दिए थे, तो फिर पास्ट पेपर्स तो हैं, तो फिर ये क्या है? ये ना वो हैं जो पास्ट पेपर्स में नहीं है, जैसे 2005 2006 का सवाल है वो तो नहीं है उनके अंदर। हाँ, एंड पे 2-3 सवाल हैं, अभी ये जो 7 भी पढ़ रहे हैं, स्प्रिंग 11 का है, ये उनमें थे, लेकिन मैंने थोड़े से अमेंड किए हुए हैं, इसलिए इन नोट्स की शक्ल में दे दिए। अदरवाइज जो मैं उन ऑटम 9 से ऑनवर्ड पास्ट पेपर प्रैक्टिस कराऊंगा वो वहीं से कराऊंगा जो पास्ट पेपर्स आपने लिए हैं। ये सिर्फ एक्स्ट्रा थे, इसलिए अलग से नोट्स दिए हैं। चलें पढ़िए, मैं इसको करूं फिर। हाँ जी, पढ़ लें तो मैं डिस्कस करूं। पढ़ लिया। ZL फुटबॉल्स बनाती है
और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में इसको सेल करते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम कंपनीज रिकॉर्ड्स, तो ये जो टेबल बना हुआ है ये अभी जो कुछ हो रहा है ये उसकी इंफॉर्मेशन है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द कंपनीज रिकॉर्ड्स, यानी अभी इस वक्त जो हो रहा है ये उसकी इंफॉर्मेशन है। कंपनी हर महीने 40,000 फुटबॉल बनाती है। ओवर टाइम, टेबल के नीचे पढ़ रहा हूं, ओवर टाइम इज पेड, यानी ये अभी जो हो रहा है ये वो लिखा हुआ है। तो पहला पैराग्राफ टेबल और उस टेबल के नीचे वाला पैराग्राफ, ये है जो सब अभी हो रहा है। टेबल के नीचे वाली बात दोबारा, कंपनी मैन्युफैक्चर्स 40,000 फुटबॉल्स पर मंथ, यानी हर महीने 40,000 फुटबॉल बनते हैं। ओवर टाइम इज पेड, ये अभी की बात हो रही है। 75% ओवर एंड अबव स्टैंडर्ड वेज रेट, तो वो जो हम लोग ओवर टाइम करते थे ना बेसिक प्लस, तो ये वो प्लस वाली बात है। 75% ओवर एंड अबव है, यानी बेसिक प्लस 75%, ये है जो अभी इस वक्त हो रहा है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज दी प्रोडक्शन एफिशिएंसी, यानी वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ जाए और कन्वर्जन कॉस्ट कम हो जाए। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, बचपन में सीखा है। कन्वर्जन कॉस्ट डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच, ये तीन चीजें होती हैं। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को ऐड करें तो प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर और एफओएच को ऐड करें तो कन्वर्जन कॉस्ट। ये शुरू में बताया हुआ है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज दी प्रोडक्शन एफिशिएंसी, यानी वर्कर्स का काम बेहतर हो जाए, एंड रिड्यूस दी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन कॉस्ट कम हो जाए। मैनेजमेंट इज करंटली इवेल्युएटिंग वेरियस वेज इंसेंटिव प्लान्स, और प्रोडक्शन मैनेजर ने फॉलोइंग 2 प्लान सजेस्ट किए हैं। इन दोनों को पढ़ता हूं बाद में। रिक्वायर्ड इवेल्युएट दी अबव ऑप्शंस, कौन सी ऑप्शंस, वो जो ऑप्शन 1 और 2 सजेस्ट की गई है। इन कंट्रास्ट विद एग्जिस्टिंग स्कीम, क्या मतलब, जो अभी इस वक्त चल रहा है, जितनी वेजेस दी जाती हैं, जितना ओवर टाइम दिया जाता है, उसको कंपेयर करें इन दोनों सजेशन से। एंड एडवाइज दी मैनेजमेंट अबाउट द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन फॉर प्रोडक्शन ऑफ 40,000 फुटबॉल्स, यानी अभी इस वक्त 40,000 फुटबॉल बनाने का जो भी तरीका चल रहा है, वर्कर्स को जो भी पे करते हैं, जितना भी जैसे भी पे करते हैं, उसको बेहतर करना चाह रही है मैनेजमेंट। तो सजेशंस हैं 2 तरह की। तो रिक्वायरमेंट क्या है, उन दोनों सजेशंस को एग्जिस्टिंग से भी कंपेयर करना है और फैसला करना है कि इनमें से सबसे बेहतर क्या है। ये रिक्वायरमेंट की वर्डिंग है, इसको पढ़ के देखिए, अगर कुछ ना समझ आया हो तो बताएं, मैं दोबारा ट्रांसलेट करता हूं। हाँ जी, अच्छा, अब इस सवाल को सॉल्व कैसे किया जाना चाहिए, क्या करें इसको सॉल्व, किस तरह होना चाहिए। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, एग्जिस्टिंग, यानी तीनों को आपस में कंपेयर करना पड़ेगा ना, तीनों को करना पड़ेगा। अच्छा, तीनों का क्या कंपेयर करना, तीनों ऑप्शन तो कंपेयर कर लेते हैं, क्या कंपेयर करें। तीनों ऑप्शंस में बनने तो 40,000 फुटबॉल हैं, तो हम कंपेयर क्या करने वाले हैं, रिक्वायरमेंट में क्या है, मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन, तो जिस ऑप्शन में सबसे कम कॉस्ट आ रही होगी। अच्छा जी, कौन सी कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, क्योंकि दूसरे पैराग्राफ में उसने कहा था टेबल के नीचे, इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। तो मैनेजमेंट चाह रही है कि काम बेहतर हो ताकि कन्वर्जन कॉस्ट कम हो सके। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, इन तीनों सिचुएशंस पे लेबर कॉस्ट निकालनी है और एफओएच निकालना है। लेबर कॉस्ट और एफओएच, तीनों ऑप्शंस पे ये टोटल कैलकुलेट हो जाएंगे। और रिक्वायरमेंट का सजेशन फिर क्या बनेगी, एडवाइस क्या बनेगी, जो इन तीनों में से सबसे कम कॉस्ट होगी। ये एक बेसिक सा डिसीजन मेकिंग का सिनेरियो है। वैसे डिसीजन मेकिंग में और बहुत सारी चीजें आनी है, लेकिन बिल्कुल बेसिक सा डिसीजन मेकिंग सिनेरियो बन गया। इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, वेजेस कैलकुलेट करने हैं बस। तो अब इसको डिसीजन मेकिंग का सिनेरियो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक काम एग्जिस्टिंग चल रहा है, 2 सजेशंस हैं, तो मैनेजमेंट को एडवाइस करना है कि इन सब में से कौन सा बेहतर है। तो ये बिल्कुल डिसीजन मेकिंग की सिचुएशन आ गई, लेकिन डाटा कैलकुलेशन के लिए है सारा लेबर का, इसलिए इस चैप्टर में करवा रहा हूं ये सवाल, वरना टेक्निकली डिसीजन मेकिंग का सवाल है, लेकिन डाटा लेबर की वजह से मैं इस सवाल में, इस चैप्टर में कर रहा हूं ये सवाल। सवाल की अप्रोच कुछ समझ आई। अब हम करते हैं कैलकुलेशन। एग्जिस्टिंग, ये मैं क्वेश्चन 7 कर रहा हूं, एग्जिस्टिंग सिचुएशन। पहले इस ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, फिर बता रहा हूं इन तीनों ऑप्शंस में क्या कैलकुलेट करना है जिसको फिर फाइनली कंपेयर करें, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, यानी लेबर कॉस्ट भी और एफओएच भी। लेबर कॉस्ट एग्जिस्टिंग हालात में क्या हो रहा है, ऊपर वाला टेबल, नंबर ऑफ वर्कर्स 250 लोग हैं, महीने के आवर्स बता दिए वर्किंग,
एक्चुअली एक यूनिट पे कितना टाइम लग रहा है 1.5। स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आ रही है क्या चीज है? स्टैंडर्ड लेबर। अच्छा, वर्ड हमेशा स्टैंडर्ड का एक ही मतलब नहीं होता है। स्टैंडर्ड मतलब जो बिजनेस ने स्टैंडर्ड रखा हुआ है। किस चीज का स्टैंडर्ड? ये बेसिक वेज रेट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर, टेबल में सेकंड लास्ट लाइन, ये बेसिक वेज रेट दिया हुआ है। अच्छा, वो जो टेबल में दूसरी लाइन है वहां भी वर्ड स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, वो क्या है? वो वर्किंग आवर्स हैं जो 8 पर डे होते थे, ये वो वर्किंग आवर्स हैं, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स पर मंथ। और ये जो लास्ट लाइन है टेबल की, ये क्या है? ये वेरिएबल, फिक्स्ड का सवाल में जिक्र नहीं है ही सिर्फ वेरिएबल का, तो ये OAR है। OAR वेरिएबल ओवरहेड रेट पर लेबर आवर, तो ये वो OAR है। तो इस टेबल के अंदर आपको बेसिक वेज रेट नजर आ रहा है, वर्कर्स की तादाद पता चल गई, वर्किंग आवर्स आ गए, और वेरिएबल OAR है, और एक्चुअल आवर्स पर यूनिट। और इसके नीचे लिखा हुआ है कि पूरे महीने में 40,000 फुटबॉल बनाते हैं, और ओवर टाइम का रेट आ गया। यानी अभी एग्जिस्टिंग डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो पिछले 3-4 दिन से कर रहे हैं, बेसिक वेजेस कितनी? हाँ जी, 200 नहीं 42 बेसिक वेज रेट है, इनटू क्या करूं? पूरी टीम के आवर्स लूं या बस एक बंदे के? पूरी टीम के। तो ये जो 200 घंटे हैं, ये एक बंदे के हैं या पूरी टीम के मिला के टोटल हैं? ये एक बंदे के हैं। पूरे महीने में 250 लोग मिलकर टोटल थोड़ी 200 घंटे काम कर रहे हैं, ये एक बंदे के महीने के आवर्स हैं। ये लेबर आवर्स मैंने कल की थी बात ना, कि ये सिर्फ घड़ी के आवर्स नहीं है, इनटू वर्कर्स भी हैं। तो ये हम पूछ लेते हैं इस मकड़ी से, बल्कि नहीं, इसकी मुझे जरूरत पड़ने वाली है। जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं, $200 एक बंदे के, 250 टोटल लोग हैं, 50,000। क्या जी? समझ गए मुझे? नहीं, इसमें मुझे और भी चीजें चाहिए। इस सवाल में ना काफी सारी चीजें हैं, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा। कितनी बनी बेसिक वेजेस? और ओवर टाइम प्रीमियम जो लोग ओवर टाइम प्रीमियम वाले तरीके से करते हैं, ओवर टाइम प्रीमियम वाले तरीके से कर लें। जो बेसिक वेजेस अलग आवर्स पे रेट लगाते हैं, ओवर टाइम का अलग आवर्स पे रेट लगाते हैं, वो भी ठीक है। कितना है ओवर टाइम प्रीमियम? यानी बेसिक प्लस कितना है? 70। कितना बना? कितने रुपए? बेसिक तो 42 रुपए है ना, तो वो प्लस ऊपर वाला कितना बना? 31.5। देखें, बेसिक रेट है 42 रुपए, ओवर टाइम है बेसिक प्लस इसका 75%। कितना बना इसका 75? 31 अब जिन लोगों ने ऐसे करना है कि नॉर्मल आवर्स पे 42 लगा लें और ओवर टाइम पे 73 लगा लें, ये भी ठीक है। ये दोनों तरीके बताए थे मैंने। और जिन्होंने ऐसे करना है कि पूरे आवर्स पे, बल्कि सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैं ये दूसरे वाले तरीके से ही करना शुरू हो गया था, वो गलती से मैंने प्रीमियम लिख दिया। देखें, मैंने ना आपको ओवर टाइम हैंडल करने के 2 तरीके बताए थे। एक तरीका ये था कि पूरे आवर्स पे बेसिक रेट लगा लें और ओवर टाइम वालों पे सिर्फ एक्स्ट्रा वाला लगा लें, इसको ओवर टाइम प्रीमियम लिखते थे। और दूसरा तरीका मैंने बताया था कि जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं उन पे ये रेट लगा लें और जो ओवर टाइम वाले हैं उन पे ये रेट लगा लें। तो दोनों में से जो आसान है वो आप कर लें, दोनों ठीक है। पहले मैंने कई सवालों में प्रीमियम वाले तरीके से किया था, एक और वैरायटी दिखाने के लिए इससे कर देता हूं। आप दोनों में से जो मर्जी करना चाहें। इनको किससे मल्टीप्लाई करूं जी? 73.5 है, अच्छा सॉरी 5। इनको किससे मल्टीप्लाई करूं भाई? जो ओवर टाइम आवर्स हैं, कितने हैं ओवर टाइम आवर्स? कैसे? ऊपर वाले टेबल से हमें नजर आ रहा है
कि अभी इस वक्त वर्कर एक फुटबॉल बनाने में 1.5 घंटा लेता है, यानी टोटल कितने घंटे लग जाते हैं? 40,000 फुटबॉल बनते हैं और 1.5 घंटे में एक बनता है। ये अभी इस वक्त ये हो रहा है ना, तो अभी इस वक्त हर महीने कितने आवर्स लग जाते हैं? जबकि वर्किंग आवर्स तो 50 है, तो फिर 10,000 क्या हुआ? ओवर टाइम। ये कैलकुलेशन दोबारा देखिए, 50,000 तो वर्किंग आवर्स है ना, जो उनकी शिफ्ट रखी होगी रोज के 8 घंटे, ये तो वो है जो 50,000 घंटे पूरे महीने के वर्किंग आवर्स हैं। जबकि ये वर्कर्स असल में कितना टाइम ले जाते हैं? एक फुटबॉल बनाने में इतना टाइम लग जाता है, ये टेबल में दिया हुआ है। तो फिर 40,000 बनाने में कितना टाइम लगता होगा? यानी हर महीने इतने घंटे काम हो रहा है, जबकि नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितने हैं? तो बाकी 10 क्या है? ओवर टाइम। तो इस ओवर टाइम के ऊपर ये वाला रेट और नॉर्मल वर्किंग टाइम पे ये वाला रेट। आप चाहें तो ये इस तरह से कर लें जैसे सामने मैंने किया, और चाहें तो ऐसे कर लें कि पूरे 60,000 पे 42 और 10,000 पे सिर्फ प्रीमियम। ये करना भी ठीक है और ऐसे करना भी ठीक है, जो जैसे आसान लगता है वैसे कर दिया कीजिए। क्या मैं टाइम सेव्ड निकाल रहा हूं अभी? क्या एग्जिस्टिंग सिचुएशन में बोनस है? नहीं है ना, तो मैं अभी टाइम सेव्ड तो नहीं निकाल रहा ना। जो बात आप कर रहे हैं वो तो टाइम सेव्ड कैलकुलेट करता हो तो करते थे। अभी मैंने सिर्फ इतना किया है कि बेसिक वेजेस और ओवर टाइम कैलकुलेट किया है। एक तरीका बताया था प्रीमियम वाला, एक तरीका ये बताया था। तो मैंने अभी सिर्फ टोटल आवर्स कैलकुलेट किए हैं कि कितने घंटे काम हो रहा है अभी हर महीने। 40,000 फुटबॉल बनते हैं हर महीने, दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है। टेबल में लिखा हुआ है कि एक यूनिट एक फुटबॉल 1.5 घंटे में बनता है। तो अभी इस वक्त हर महीने इतने घंटे लग जाते हैं, लेकिन नॉर्मल आवर्स 50 है। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ 50 लिखे हैं ना, मैंने इनमें से अभी वो कोई नहीं लिखा जो टाइम सेव्ड के लिए स्टैंडर्ड आवर्स लिखते थे, वो नहीं लिखे मैंने यहाँ। इधर है यार, बोनस कैलकुलेशन में टाइम सेव्ड कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन और एक्चुअल टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो मैं टाइम सेव तो नहीं निकाल रहा, बोनस तो नहीं है अभी इस एग्जिस्टिंग में, तो मैंने टाइम सेव नहीं निकाला। मैंने सिर्फ इतना किया है कि टोटल कितने घंटे काम हो रहा है, ताकि उसमें से ये और ये अलग अलग कैलकुलेट हो सके। ये किया मैंने अभी तक है भाई। तो ओवर टाइम बन गया 735। ठीक है ठीक है। फिर से सुने, हम इस वक्त कर क्या रहे हैं? सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? क्या प्लान हुआ है सवाल का? हम तीनों ऑप्शंस में एक महीने में 40,000 फुटबॉल बनाने की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं कि जो अभी हो रहा था अगर वैसे ही होता रहे तो 40,000 फुटबॉल बनाने का इतना खर्चा आएगा। फिर हम ऑप्शन 1 सॉल्व करेंगे, फिर ऑप्शन 2 सॉल्व करेंगे, और आंसर क्या होगा? कंक्लूजन क्या होगा? जो तीनों में सबसे बेहतर, सबसे सस्ता हुआ, वो हम कहेंगे कि ये सबसे बेहतर ऑप्शन है। ये सवाल की रिक्वायरमेंट थी। तो हम लोग इस वक्त कैलकुलेशन पहले कर रहे हैं कि जो अभी हो रहा है वो कितना कॉस्ट किया करता है। तो मैंने अभी लेबर कॉस्ट निकाली है, यहां तक लेबर कॉस्ट कैलकुलेट की है मैंने। और क्या करना है? पूरी कन्वर्जन तक पहुंचना है, एफओएच। तो टोटल एफओएच तक कैसे पहुंचूं? हमें पर आर दिया हुआ है, मल्टीप्लाई टोटल आर से कर लेते हैं। कितना दिया हुआ है पर आर? 75 इंटू 75 ऊपर टेबल में लास्ट लाइन दी हुई है। और एफओएच लिख ही क्यों रहा हूं? क्यों कर रहे हैं एफओएच यहां पर? क्योंकि हमने कन्वर्जन कॉस्ट निकाली। ये कहां लिखा है कन्वर्जन कॉस्ट निकाली? रिक्वायरमेंट में तो नहीं लिखा, लेकिन सेकंड पैराग्राफ में कहा है कि मैनेजमेंट कंसर्न है, वो कन्वर्जन कॉस्ट अपनी रिड्यूस करना चाह रही है। तो चूंकि सवाल का कॉन्टेक्स्ट ही ये है कि कन्वर्जन कॉस्ट को वो कम करना चाह रहे हैं, तो हम हर ऑप्शन पे कन्वर्जन कॉस्ट कैलकुलेट करके दिखाएंगे और फिर उनको कंपेयर करके जवाब देंगे। ठीक है? इस ऑप्शन में 40,000 फुटबॉल बनाना 7335, ये हो गई एग्जिस्टिंग।
जी 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 इक्वल आ 28-35। हाँ हाँ, लेबर कॉस्ट पूरी ना, तो ये भी 28-35 आएगा। क्या जी? लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकालते हुए मैंने निकाली नहीं, पर यूनिट निकालनी है, निकाल लेते हैं। हम तो 40,000 यूनिट्स की कॉस्ट कंपेयर कर रहे हैं। अब चाहे वो टोटल कंपेयर कर लेंगे, चाहे पर यूनिट कंपेयर कर लें। मैंने नहीं किया पर यूनिट। एक बार तीनों ऑप्शन सामने आ जाएंगी ना, फिर चाहे टोटल को कंपेयर कर लें, है तो सारी 40,000 बनाने की, चाहे पर यूनिट कंपेयर कर लें, करना तो कंपेयर है। ऑप्शन 1 और 2 जो है ना, इस पर टाइम लगेगा समझाने में। ये मैं कल पूरा करूंगा, कल इंशाल्लाह खत्म कर दूंगा चैप्टर। और है और जिन लोगों ने वो जो होमवर्क दिया था मैंने किया है तो ठीक है, शाबाश। नहीं किया तो वो आज कर लें, नहीं करना तो अगले टाइम में कर लेना, कोई मसला नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। अगले टाइम में आराम से तसल्ली से कर लेना। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़।